Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this video, we are going to cover next topic. So, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि हम वहां पे नोट्स ले पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एज पर योर एनईपी सिलेबस। वो होगा वॉइड एग्रीमेंट। कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होती है, ठीक है। आपको पता है एग्रीमेंट वॉइड कब कब होंगी, ठीक है। वैलिड है तो मतलब कि फिर उस एग्रीमेंट के साथ आप फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओगे। लेकिन अगर वो वॉइड है, ठीक है, वो आपकी पहले ही खारिज हो गई है, तो फिर वो किस बेसिस पे होगी? एग्रीमेंट आपकी वॉइड जाएगी तो क्यों जाएगी, वो वैलिड क्यों नहीं हुई? तो बहुत सारी एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो उनको क्या कर देता है, वॉइड डिक्लेयर कर देता है। अब वो वॉइड एग्रीमेंट होती कौन कौन सी है वो हमें देखनी है, ठीक है। ओके, सो एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। जैसे कोई एग्रीमेंट है किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन ने किया, मतलब ऐसी पर्सन है जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो एग्रीमेंट करने के लिए, वो कैपेबल नहीं है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं कि वो एग्रीमेंट कर पाए, और अगर उस पर्सन ने वो एग्रीमेंट करी तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। मतलब कि लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। और जब आपको पता है जब एग्रीमेंट लॉ के तहत इन्फोर्स होती तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है, तो वो तो वॉइड हो गई, तो इन्फोर्स ही नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगी। तो ऐसी एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो एग्रीमेंट करते हैं वो क्या होती है, वॉइड होती है। अब देखो इनकॉम्पिटेंट पर्सन का क्या है, जैसे कि एग्रीमेंट बाय माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर कौन होता है, जो 18 ईयर से हमारे यहाँ क्या है नीचे, वो पर्सन क्या कहलाया जाता है, माइनर कहलाया जाता है। तो अगर कोई पर्सन जो माइनर है वो किसी मान लो एग्रीमेंट में एंटर कर जाता है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। भाई माइनर के पास लीगल कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, उसको लॉ भी नहीं अलाउ कर रहा है इस चीज को करने के लिए, और वो अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट लॉ क्या करेगी, पूरी तरीके से इन्फोर्स करेगी नहीं, वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। मान लो 16 ईयर ओल्ड मान लो कोई बच्चा है जो किसी स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर जाता है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट आपकी क्या है, वॉइड ही है। क्योंकि भाई अगर आप उस चीज को मान लो नहीं उसको खरीदता तो वो जाके कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता कि ये चीज मेरे साथ धोखा हुआ। भाई आप माइनर हो, आप इस तरीके की एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो, आप लॉ के तहत ही पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाइड हो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि एग्रीमेंट जो आपके इनकॉम्पिटेंट पर्सन है या अनसाउंड माइंड, जो मेंटली कैपेबल नहीं है, ठीक है, मेंटली अनफिट है, तो उनसे अगर आप करा रहे हो एग्रीमेंट, ठीक है, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को, पूरी एग्रीमेंट किस बारे में हो रही है, नेचर क्या है, क्लॉज क्या है, उनसे अगर आप कोई एग्रीमेंट करा है तो वो भी क्या होगी, वॉइड होगी। नेक्स्ट इज आप याद रख सकते हैं, चलो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ विच, वही चीजें वहां पे दी है, तो एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ये हमने इससे पहले ही डिस्कस किया। ऐसी एग्रीमेंट जिनका पर्पस ही आपका अनलॉफुल है, जैसे आप किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, अनलॉफुल है, वो एग्रीमेंट आपकी वॉइड हो जाएंगी। ऑफ कोर्स कोई फ्रॉड कर रहे हो आप, ठीक है, या किसी लॉ जो लॉ है हमारे कंट्री में उसके अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हो, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होंगी, उनका पर्पस अनलॉफुल है, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होगी। नेक्स्ट कौन सी एग्रीमेंट वॉइड होती है, एग्रीमेंट मेड अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट। मतलब ऐसे फैक्ट जो किसी एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब उस एग्रीमेंट के लिए आप उसी फैक्ट को ही नजर में रखते हुए आपने क्या की है, एग्रीमेंट की है, और अगर उसी फैक्ट को लेके दोनों पार्टी क्या है, मिस्टेक कर रही हैं, गलत समझ रही हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, तो फिर क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी। मान लो ए जो है वो कोई पर्सन है, ए है, वो सेल करता है अपनी पेंटिंग, वो पेंटिंग सेल करना चाहता है, ठीक है, और पार्टी बी जो है वो बिलीव करती है कि जो ये पेंटिंग सेल करे वो ओरिजिनल मास्टरपीस है, और दोनों पार्टी यही बिलीव करते हैं, उसको भी लग रहा है जो मैं पेंटिंग इनको सेल कर रहा हूँ वो ओरिजिनल मास्टरपीस है, और जो ले रहा है उसको भी लग रहा है कि हाँ ये ओरिजिनल मास्टरपीस है। बट बाद में उनको पता चलता है कि ये मास्टरपीस नहीं है, ओरिजिनल नहीं, ये फेक है, ठीक है। तो जब दोनों पार्टी को यहाँ पे क्या है, जेन्युइनली उन लोगों ने गलती कर दी, उनको नहीं पता था कि ये मिस्टेक हो रही, बट ये मिस्टेक हो गई क्योंकि वो पेंटिंग की ऑथेंसिटी को नहीं समझ पाए, तो इस केस में क्या होगा, एग्रीमेंट आपकी वॉइड हो जाएगी क्योंकि दोनों पार्टी ने क्या की है, मिस्टेक करी है। दूसरा है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। देखो वो हमने पढ़ा था एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या पर्पस क्या है, अनलॉफुल है। यहां पे भी वही है कि कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है, मतलब पर्पस जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हो उसका अनलॉफुल है, लेकिन एक हिस्सा अनलॉफुल है और दूसरा हिस्सा क्या है, लॉफुल है।
और जो अनलॉफुल चीज है या इलीगल पार्ट है वो लीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकती, तो ऐसी एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होगी। मतलब कि मान लो आपने कोई ऐसी एग्रीमेंट करी है, ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ ऐसी एग्रीमेंट की है कि हम लोग क्या करेंगे, मान लो उन्होंने उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, तो आपने कहा उनसे कि मेरे जो गुड्स हैं आप उनको ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। तो जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, जिसकी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, उसमें कुछ गुड्स तो लीगल हैं, ठीक है, और कुछ है जो इलीगल है, ठीक है। कुछ मेडिसिन जो है वो ठीक है, वो लीगल मेडिसिन है, कुछ हैं जो इलीगल ड्रग्स हैं। तो अब इन दोनों के लिए आपने क्या किया, उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को हायर किया है, तो उस तरीके की जो एग्रीमेंट होगी वो क्या होगी, वॉइड होगी। क्योंकि आप जो इलीगल लीगल पार्ट है वो सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों ही मेडिसिन को आप उसी ट्रांसपोर्ट सर्विस में भिजवा रहे हो उस तरीके की एग्रीमेंट की। या तो फिर आप पूरा एग्रीमेंट का नेचर बदल दो, मतलब उसको किसी और उससे भिजवाओ, ट्रांसपोर्ट से उसको दूसरे लीगल पार्ट को किसी और से भिजवाओ, तो आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो, तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगी, ठीक है। बट अगर ऐसी एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों एग्रीमेंट सेपरेट होंगे, तो भाई लीगल वाली तो वैलिड होगी, इलीगल वाली वॉइड होगी। बट यहाँ पे अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर वो क्या है, आपकी वॉइड है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सेक्शन 26 एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अगर आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी एग्रीमेंट आपने की है जिसमें आप सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो शादी करने से, ठीक है, तो वैसी एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होगी। लाइक आपने किसी से एग्रीमेंट कर ली कि आप क्या अपने जीवन में कभी शादी नहीं कर सकते, इस तरीके की अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, सामने वाली पार्टी को इस तरीके का आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि माइनर। अब आपको पता है जो 18 साल से कम है, अगर आप उनके रिगार्डिंग ऐसी कोई एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप उनको रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आप जब तक 18 प्लस नहीं हो जाते, या फिर एज का क्राइटेरिया जो भी उसके हिसाब से अगर आप नहीं हो जाते मेच्योर, ठीक है, तब तक आप वो नहीं कर सकते शादी। तो एक टाइम पीरियड और एक सर्कमस्टांसिस पर अगर आपने कुछ ऐसा रोक लगाई तो फिर वो वैलिड होगा। या फिर रिस्ट्रेंट फॉर पर्टिकुलर रीजनेबल पीरियड इन इज वैलिड। मान लो आपके साथ जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसको आपने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 6 महीने तक आप क्या कर सकते हो, कोई शादी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप 6 महीने में कोई शादी कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट है उस पर बुरा असर आ सकता है, आप उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई टाइम को लेके, कुछ समय को लेके या कुछ सर्कमस्टांसिस को लेके अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो शादी पे, फिर वो वाली एग्रीमेंट वैलिड होगी। लेकिन आप पूरी लाइफ के लिए अगर रोक लगा रहे हो इस तरीके से बिना किसी रीजन के, फिर वो क्या होगी, इस तरह की एग्रीमेंट वॉइड होगी। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अगर ट्रेड पे, मतलब कोई ऐसी एग्रीमेंट जिसमें आप सामने वाली पार्टी को लॉफुल प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड करने से मना कर देते हो, उस पर उसके रोक लगा देते हो, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि एक ऐसी एग्रीमेंट थ्रू विच एन आउटगोइंग पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर रीजनेबल टाइम विल बी वैलिड इवन इफ इट रिस्ट्रेन द ट्रेड। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कोई ऐसी एग्रीमेंट होगी जहां पे आप ट्रेड करने से मना कर रहे होगे, फिर भी वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे कि मान लो आप लोग एक बिजनेस पार्टनरशिप में थे, तो आपका जो पार्टनर है वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है, वो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, तो आप लोग अगर इस चीज पे एग्रीमेंट कर लेते हो कि भाई इतने लंबे समय तक, 1-2 साल तक तुम क्या कह सकते हो, मेरे ही जिस बिजनेस से तुम जा रहे हो पार्टनरशिप छोड़ के, मान लो कपड़े का बिजनेस था, इस लाइन में तुम 2 साल तक कोई बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हो, नहीं करोगे। इस चीज की अगर हमने कोई एग्रीमेंट कर ली है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है। क्योंकि हमने भाई उस सिनेरियो को लेके डिस्कशन किया, वो कुछ समय का ही है, और वो भी इसलिए क्योंकि भाई तुम अभी पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम हमें कॉम्पिटिशन देने के लिए तुरंत एक हमसे ही बगल में आके कोई दुकान खोल दो, तो इस तरीके का कुछ आप कर सकते हो, तो उस तरह की एग्रीमेंट वैलिड रहेगी। When a person sell his business along with the goodwill to the another person agrees not to carry on the same line for business in certain reasonable local limits and agreement, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एक्सेप्शन क्या है, दूसरे एक्सेप्शन क्या है कि मान लो एक पर्सन है, उसने एक बिजनेस आपको सेल, मान लो मैं हूं, मैंने आपको अपना जो बिजनेस है, मेरी बिजनेस की रेपुटेशन भी थी मार्केट में, मैंने आपको सेल कर दिया वो बिजनेस, और आपने मुझसे ये एग्रीमेंट करा ली कि मैं इसी लाइन में आपके ही नेबर में कोई भी दुकान इसी बिजनेस की नहीं खोलूंगी आने वाले समय में, ठीक है, एक समय तक। तो फिर हमने एग्रीमेंट करी, तो वो वैलिड होगा, ठीक है। उसमें आप किसी को लंबे समय तक, किसी को लाइफ टाइम तक मना नहीं कर रहे हो, बिना किसी रीजन के मना नहीं कर रहे हो, अनलॉफुली मना नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक रीजन है, उसके तहत आप उसको बस लिमिटेशन लगा रहे हो। दूसरा, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस थ्रू विच एन एम्प्लॉय कमिट नॉट टू कम्पिट विथ हिज एम्प्लॉय इन नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मान लो कोई आपने एग्रीमेंट कर ली, कोई आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने आपके साथ ऐसी एग्रीमेंट कर दी कि मैं आपकी जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो छोड़ के जा रहा है नौकरी, और उसने एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट कर ली कि मैं इस फील्ड में, इस पोजीशन में आपको कॉम्पिटिट करने के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट
इस टाइम लिमिट तक नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर वो भी टाइप की एग्रीमेंट क्या होगी, ट्रेड के रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं, मतलब किसी को ट्रेड से या प्रोफेशन कैरी आउट करने से रोक नहीं रहा है, वो उस तरह की एग्रीमेंट मान लो रोक भी रहा है, कुछ समय तक की रोक रहा है, एक रीजन की वजह से रोक रहा है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28, एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट और वेव वन राइट टू sue और लिमिट द टाइम ऑफ जस्टिस इज वॉइड। मान लो कोई ऐसी एग्रीमेंट करी है जो किसी के लीगल राइट्स को छीनती है, उस पर रोक लगाती है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगी, ठीक है। मान लो आपने किसी को मना कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम क्या कर सकते हो, केस नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, या फिर आपने उस पर एक लिमिट लगा दी कि तुम जो है बस इतने ही समय तक का जस्टिस ले सकते हो, मतलब 1 साल में अगर तुम्हें जस्टिस ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज तुम जस्टिस नहीं लोगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप कोई टाइम लिमिट नहीं लगा सकते किसी को जस्टिस लेने में, या किसी के राइट्स पे रोक नहीं लगा सकते कि वो केस नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरीके की एग्रीमेंट करके वो चीज रोक रहे हो, तो फिर वो क्या होगी, उस तरीके की एग्रीमेंट वॉइड होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, मतलब मान लो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पार्टीज एग्री दैट एनी डिस्प्यूट बिटवीन देम शैल बी रिफर टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टेकन टू कोर्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई ऐसी एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टी ने सहमति के साथ ये एग्री किया है कि मान लो हमारे बीच में कल को कोई लड़ाई होती है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे एक दूसरे के लिए खिलाफ एक्शन लेने के लिए, बल्कि हम किसी और माध्यम के थ्रू अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर वो तो आपने आपस में एग्रीमेंट करके ये चीज करिए ना, आप किसी को रोक थोड़ी नहीं रहे हैं जबरदस्ती, वो तो आप अपनी दोनों लोग एक दूसरे के एग्रीमेंट के साथ रोक रहे हैं, एक दूसरे की सहमति के साथ कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं, कहीं और जाके सोल्यूशन ढूंढने की बात करें, तो वो तरीके की एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगी, वो वॉइड नहीं होगी। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, मान लो सेक्शन 29 कहता है कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ मेड सर्टेन आर वॉइड। ऐसी एग्रीमेंट जिसमें जो मीनिंग है, ठीक है, जिस पर्पज के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जो क्लियर एंड टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन नहीं है, वो वेग है, वो क्लियर नहीं है, तो उस तरीके की एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी। आप समझ ही नहीं पा रहे हो एग्रीमेंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं क्लियर है, तो भाई कहां से वो वैलिड होगी, वो वॉइड होगी। दूसरा एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, सेक्शन 30, पेमेंट ऑफ मनी और मनी वर्थ अपॉन assessment of future uncertain event is known as waging, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पेमेंट ऑफ मनी और मनी वर्थ अपॉन असर्टमेंट ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। मान लो जब आप वेजर मतलब बेसिकली होता है बेटिंग करना, ठीक है, बेट कर रहे हो आप कि अगर वो चीज फ्यूचर में हुई, मान लो आप लोग क्रिकेट मैच को लेके बेट करते हो कि अगर इंडिया जीती तो हम क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपए जो है वो देंगे, और अगर वो नहीं जीती, ठीक है, तो आप हमें देंगे। तो फिर इस तरीके की जो बैटिंग होती है उसको लेके जो एग्रीमेंट होती है वो भी क्या होती है, लॉफुल नहीं होती है, वो भी लॉ के तहत वॉइड होती है, ठीक है। लॉ इनको इन्फोर्स नहीं करता, क्योंकि आप बेट कर रहे हो किस चीज को लेके, ऐसे इवेंट को लेके जो अनसर्टेन है फ्यूचर में, ठीक है, आपको पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको लेके अगर आप बैटिंग कर रहे हो, इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट होती है वो क्या होती है, वॉइड होती है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो हमने वॉइड एग्रीमेंट को समझा, वॉइड एग्रीमेंट, यही सारी चीजें मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी, अगर ये सारी एग्रीमेंट हैं तो वॉइड होंगी, और क्या एक्सेप्शंस हैं वो भी हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।